हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम इस टॉपिक में ये बात करने जा रहे हैं इंडिया एंड चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। पिछले एक दशक से इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज होने वाला है, क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है एज अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं जिसके बेसिस पे इंडिया को ये माना जा सकता है कि इंडिया आने वाले समय में चाइना को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्लेस करने वाला है। कोविड 19 के आने के साथ साथ इस पैंडेमिक ने वर्ल्ड में बहुत कुछ चेंज कर दिया। हर एक फ्रंट पे इस पैंडेमिक ने बहुत बदलाव लाया और ये बदलाव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिला जब पैंडेमिक के बाद से बहुत सी कंट्रीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को चाइना से हटा के दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना शुरू किया। आज के इस आर्टिकल में हम हर उस बारे में बात करेंगे जो ये प्रूफ करेगा और ये सब्सटेंशिएट करेगा कि इंडिया की वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंडिया की कौन कौन से चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट के तौर पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं क्योंकि कहानियों के चलते, कहानियों के माध्यम से आपको चीज़ों को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की स्टोरी यहां से शुरू होती है, इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 15 अगस्त 1947 इंडिया ने अपना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्टार्ट किया, भाग्य का खेल खेलना शुरू किया। इंडिया 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। लगभग 250 सालों की गुलामी के बाद से इंडिया में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। हमें जो करना था अपने दम पे करना था। हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका था, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बहुत नीचे थे, लिटरेसी के मामले में हम बहुत पीछे थे। पैंडेमिक और डिजीज ने हमें खोखला कर रखा था और इसीलिए ये जो समय नेहरू जी ने अपने स्पीच में इसका नाम इसीलिए रखा, इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद से अगले लगभग 40-45 साल तक हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया क्योंकि हमें इस बात का डर था। 250 सालों तक, 200-250 सालों तक गुलामी के बाद से हमने वेस्टर्न कंट्रीज पे भरोसा ही नहीं किया और इस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनाए रखा। इस क्लोज्ड इकोनॉमी का बहुत वाइडर रेपरकशन होने वाला था। 1991 में वो समय आ गया जब हम इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कगार पे थे और इस तरीके से हमें मजबूर होना पड़ा अपने इकोनॉमी को ओपन करने के लिए और ग्लोबलाइजेशन का अनुसरण करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, कुछ और स्टोरीज बाकी हैं। इंडिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शुरू हुआ 15 अगस्त 1947 में। नाउ इसके इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करके चलते हैं। इंडिया और चाइना की हम बात करें तो दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अलग अलग फेज मैंने दिखाया है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडिया और चाइना दोनों को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात करें तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइना एंड इंडिया दे वर बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ड्यूरिंग colonial पीरियड चाइना एंड इंडिया बोथ सफर्ड इकोनॉमिकली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले इंडिया और चाइना बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन कोलोनाइजेशन के दौर में दोनों ही कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सेटबैक लगा और वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गए। कोलोनियलाइजेशन के दौर में इन दोनों कंट्रीज को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा एंड वी वर लूटेड, प्लंडेड आउट ऑफ आवर रिसोर्सेज। नाउ पोस्ट कोलोनियल पीरियड, सस्पिशन टुवर्ड वेस्टर्न पावर्स की हम बात करते हैं। जब आपको कोई कंट्री गुलाम बना के 200-250 साल तक रखेगा तो बट ऑब्वियसली आपको वो ट्रस्ट नहीं होगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप फॉरेन कंट्रीज के साथ अलायंस बनाएं। और यही कहानी जो थी वो चाइना के साथ भी हुई और इंडिया के साथ भी हुई। हमने अपने देश की आज़ादी के बाद से, हमने अपनी कंट्री के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखा बिकॉज वी नेवर ट्रस्टेड देम। हमारे दिमाग में हमेशा उनके लिए सस्पिशन था। Now, India followed socialist economic structure like USSR, failed terribly in China and India. और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाइक यूएसएसआर को फॉलो करना शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन हुआ, स्पेशली आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोवियत रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद से बहुत बड़ा चैलेंज आया चाइना और इंडिया दोनों के सामने। इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्यों? क्योंकि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम सम स्मॉल साउथ एशियन कंट्रीज वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल
एक और भी कहानी सामने आ रही थी कि जहां चाइना और इंडिया दोनों सफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, वहीं पे कुछ छोटी छोटी कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया में जो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल कर रही थी, जिनको इमर्जिंग एशियन टाइगर्स का नाम दिया गया। और ये वो थे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर। ये कंट्रीज बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ रहे थे। इनको इमर्जिंग टाइगर्स का नाम भी दिया गया और ये कंट्रीज बहुत अच्छा कर रहे थे। आगे चलते हैं। इन चारों कंट्रीज को देखते हुए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। 1979 में चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, और उसके बाद से जो हुआ वो सिर्फ वर्ल्ड में देखने को मिला, वो इतिहास है। एवरीवेयर इंटायर वर्ल्ड वॉज पेंटेड विद मेड इन चाइना। अभी कुछ दिनों पहले राजकुमार राव की मूवी आई थी मेड इन चाइना, शायद आपने देखा हो। तो मेड इन चाइना का हर जगह आपको बैनर देखने को मिल गया। हमारे इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो हर जगह, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो किचन आइटम्स हों, चाहे वो फर्नीचर्स हों, चाहे वो सोलर पैनल्स हों, चाहे वो कार हों, हर जगह आपको मेड इन चाइना का लेवल दिख जाएगा। तो इस तरीके से इमर्जिंग टाइगर्स से सबक लेते हुए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया 1979, और इस तरीके से चाइना का एक जर्नी शुरू हुआ जिसने चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट के तौर पे, वर्ल्ड पावर के तौर पे एस्टैब्लिश किया। नाउ 1991 वो समय था, इंडिया को ये रियलाइजेशन हुआ कि ओनली सोशलिस्ट पॉलिसीज अलोन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। सिर्फ सोशलिस्ट पॉलिसीज अलोन हमारे इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाएंगी, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वी नीड टू टेक अ रेडिकल स्टेप। और इस तरीके से अच्छा, एक चीज और भी था कि 1991 में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी फॉल ऑफ यूएसएसआर, द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और ये एक डबल वैमी था, एक डबल झटका था इंडिया के लिए कि एक तरफ जहां पे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिग्रेड होती चली जा रही थी, बिल्कुल स्लो डाउन होती चली जा रही थी, वहीं हमारे पास 1991 में ही यूएसएसआर का ब्रेक डाउन होता है, जो इंडिया के लिए एक डबल सेटबैक है। इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता, और इस तरीके से हमने डिसीजन लिया होता है, हम डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस तरीके से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में मनमोहन सिंह जी जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने, और उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स का दौर लेके आए वो। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। 1991 की रिफॉर्म्स की अगर बात बोले तो जो मेजर एरियाज थे रिफॉर्म्स के, वो रिफॉर्म्स थे फिस्कल यानी मॉनेटरी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज वर अबॉलिश्ड। उसके अलावा ट्रेड की बात करें तो रुपी को डिवैल्यू किया गया ताकि स्पोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। इंडस्ट्री में लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया, और पब्लिक सेक्टर वाज गिवन मोर ऑपरेशन फ्रीडम टू स्केल अप। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, चूंकि हमारा टॉपिक है कि इंडिया किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है। सो मैं इन सारे टॉपिक्स को टच अपॉन कर रहा हूं ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, आपको एक क्रोनोलॉजी दिखे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको पढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं बस ये आपको टच अपॉन कर रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस तरीके से इंडिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में करने जा रहा है, वो क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। 1991 के रिफॉर्म के बाद से हमने फिस्कल, ट्रेड, इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के फील्ड में रेडिकल स्टेप्स लिए, और इस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को एक नया रास्ता दिया। हमने अपने ग्लोबलाइजेशन का दौर जो था उसको हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद से इंडिया में बहुत से डेवलपमेंट हुए। एक बार देखते हैं। 1991 इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिड नॉट गेट द इम्पीटस, इंडिया पोल वॉल्टेड इन सर्विस सेक्टर। 1991 से लेके 1947 से लेके 1991 का जो दौर था, इस दौर में इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंडिया की इकोनॉमी लगभग 40-45 साल तक वर्ल्ड इकोनॉमी से बिल्कुल डिटैच रही, आइसोलेटेड रही। जैसा मैंने बताया कि कई सौ सालों की गुलामी के बाद से वी वर नॉट कॉन्फिडेंट, हम इस बात में बिल्कुल सस्पिशियस थे कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ एक तरफ जहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज स्टैग्नेंट हो रही थी, वहीं पे एक सेक्टर था जो बहुत ग्रो कर रहा था, एक पर्टिकुलर सेक्शन था इकोनॉमी का जो बहुत अच्छा कर रहा था। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कदम लिया गया, उस समय इंडिया के पास एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन था जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन था। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैग्नेंट था, लेकिन इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एसेट था वो था इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कदम उठाए गए और सर्विस सेक्टर ओपन हुआ, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में कदम बढ़ाने के बाद सीधे छलांग मारा सर्विस सेक्टर में। इंडिया पोल वॉल्टेड इनटू सर्विस सेक्टर,
और मैन्युफैक्चरिंग फिर से पीछे रह गया। ये 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी है। एग्रीकल्चर वाज एज इट इज, मैन्युफैक्चरिंग को इम्पीटस की जरूरत थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को वो नहीं मिला। इंडिया में एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन था जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन था, और ये इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग मारता है, और इंडिया के सर्विस सेक्टर को मेजर बूम मिलता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सर्विस सेक्टर के फील्ड में, और इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज होता है एज अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर सर्विस सेक्टर ऑपरेशंस। नाउ सेक्टर्स में हाई एंड आईटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ता है, और इस तरीके से आईटी बूम का दौर शुरू होता है इंडिया में, और इंडिया जो है वर्ल्ड का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनता है आउटसोर्सिंग के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग यहां पे फिर से पीछे रह जाता है। आगे हम चलते हैं, कुछ और इंडिया में उस समय के बारे में बात करते हैं और आज के बारे में बात करते हैं कि नाउ इनसाइड इंडिया स्टार्टअप बूम। अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया में जो स्टार्टअप बूम चल रहा है, जो सर्विस सेक्टर बूम चल रहा है, वो शायद उसी 1991 के रिफॉर्म्स का देन है। उसके अलावा जो हमारा सब्सटेंशियल इंग्लिश पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उसने इस पूरे बूम को जो है फ्यूल दिया। Now, आगे चलते हैं। USD 178 बिलियन इंडियाज IT BPM एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2022, तो 178 बिलियन का रेवेन्यू हमने अर्न किया है सर्विस सेक्टर में। नाउ आगे चलें, फिर से हम मुद्दे पे आते हैं कि सर्विस सेक्टर का तो ग्रोथ हर जगह दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग ने कितना ग्रोथ किया है? क्या इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइना की कैपेसिटी के बराबर लेके जाए? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आज़ादी के बाद से हमारी इकोनॉमी किस तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1991 में इकोनॉमी ओपन होता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है सर्विस सेक्टर को, जो आज भी डोमिनेंट है इंडियन इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया में लगभग 55 से 60 अप्रॉक्सीमेटली 58% जो इंडिया का लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। 58% लेबर फोर्स अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो उसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, बर्डन है। एग्रीकल्चर किसी भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का देखा जाए तो होता क्या है कि पहले आप प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में होते हैं, पहले आप एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करते हैं, फिर आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर से सीधे छलांग मारती है इकोनॉमी आपके सर्विस सेक्टर में। अब बचा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? हमें एग्रीकल्चर को अगर अनबर्डन करना है तो वहां जो ह्यूज पॉपुलेशन है, जो ह्यूज लेबर फोर्स है, उसको ट्रांसफर कराना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर कराने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रमोट करने के लिए हमें एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं कुछ उन मुद्दों के बारे में। कैन इंडिया बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड? एक बार जरा हम इंडिया चाइना को फिर से कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके आएंगे। कंपैरिजन इन इकोनॉमिक्स, मिलिट्री एंड अदर एरियाज। हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में कवर नहीं करेंगे, मिलिट्री में कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कवर करेंगे कि इंडिया का जो इंडिया का चाइना के साथ कंपैरिजन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम करने जा रहे हैं। एक बार जरा देखते हैं। 250 बिलियन अपॉर्चुनिटी, हाउ इंडिया कैन रिप्लेस चाइना एज अ वर्ल्ड्स फैक्ट्री। वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंडिया कैसे चाइना को रिप्लेस कर सकता है? इट्स अ $250 बिलियन इंडस्ट्री, $250 बिलियन की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है जो चाइना करता है। आगे चलते हैं। इंडिया नीड्स टू गो बियॉन्ड असेंबली ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड बियॉन्ड मेकिंग इंडिया फॉर इंडिया इज एज फॉलोज। इंडिया में सबसे पहले जो चेंज करने की जरूरत है वो ये है, इंडिया नीड्स टू गो बियॉन्ड असेंबली ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड बियॉन्ड मेकिंग इन इंडिया फॉर इंडिया एज फॉलोज। इंडिया को सिर्फ असेंबली लाइन नहीं चलाना है, असेंबली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं करना है, बल्कि उनको करना क्या है, उससे आगे जाना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के अलावा आपको वर्ल्ड लेवल के लिए ग्लोबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना होगा। इंडिया लेवल पे आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना होगा, जनरेट करना होगा, डिजाइन करना होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा। नाउ कुछ टॉपिक्स हैं। पहली बात यह है कि इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कराना है तो कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं। पहली बात तो यह है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन अ वर्ल्ड क्लास, इंप्रूव कस्टम क्लियरेंस टू इंश्योर स्पीडी एंड करेक्ट क्लियरेंस ऑफ शिपमेंट्स,
ensure proper road, rail, and air connectivity, reduce input cost by reducing duties on raw material, do not penalize by imports, incentivize globally competitive local manufacturing. टीम, इन सबको ध्यान से देखिएगा। हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं कि इंडिया किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, उस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए आपको इकोनॉमी के अलग अलग फ्रंट्स पे काम करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ट्रांजैक्शन के तौर पे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के तौर पे, लैंड एक्विजिशन में कितना टाइम लग रहा है, ये सब कुछ देखना होगा। उसी चीज को मैंने जॉट डाउन किया है। द फर्स्ट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम क्लियरेंस का टाइम घटाना होगा। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा ताकि आपका मार्केट अट्रैक्टिव बन सके। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कॉस्ट कम करना होगा। उसके अलावा लैंड ट्रांजैक्शंस एंड अदर अप्रूवल्स का टाइम कम करना होगा, और ये सब हमने कदम उठाए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। रिड्यूस डिले इन रिफंड ऑफ टैक्सेस, ब्रिंग लेबर रिफॉर्म्स, improve skill set of workforce by making education system churn job ready। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी जॉब रेडी करना होगा। अदरवाइज रोड लर्निंग अगर हम प्रमोट करते रहे या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर जॉब ओरिएंटेड नहीं होगा तो कल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए लेबर शॉर्टेज होने वाला है, जो चाइना के पास अभी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने जॉट डाउन किए हैं। उसके अलावा improve quality standards for manufacturing, import or export by setting up design studios, innovation labs, strengthening of standards and quality infrastructure, handhold Indian companies, do not penalize them। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? आपको डिजाइन लेबोरेटरीज, डिजाइन स्टूडियोज एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे ताकि आपके यहां बनने वाला हर एक प्रोडक्ट जो है वो जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट वाला हो, वोकल फॉर लोकल हो। और इन सारे एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्टेप्स उठा लिए हैं। बिफोर ट्राइंग टू बी कॉम्पिटिटिव ऑन फिनिश्ड गुड्स ऑफ न्यू टेक बिकम अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब। टीम, बिफोर ट्राइंग टू कॉम्पिटिटिव बनने से पहले हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले बिफोर ट्राइंग टू बी कॉम्पिटिटिव ऑन फिनिश्ड गुड्स ऑफ न्यू टेक बिकम अ कंपोनेंट। टीम, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं है सही, इसमें कुछ मिस हो गया है। बिफोर ट्राइंग टू बिकम कॉम्पिटिटिव ऑन फिनिश्ड गुड्स ऑफ न्यू टू बिकम अ कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब। सबसे पहले हमें इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो फिनिश्ड गुड्स का मार्केट हब बनने से पहले सबसे पहले हमें अपने टेक्नोलॉजी को और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को परफेक्ट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। मेक वेल थॉट आउट पॉलिसीज एंड डोंट कीप टिंकरिंग विद देम कॉन्टिन्यूसली। आप पॉलिसी बनाइए, स्टेबल पॉलिसीज बनाइए और बार बार उनको चेंज मत कीजिए। वेट फॉर दीज पॉलिसीज टू ब्रिंग रियल रिजल्ट, क्योंकि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं तो उन पॉलिसीज के मेच्योर होने का टाइम होता है। उन पॉलिसीज को मेच्योर होने का टाइम दीजिए, बार बार उनको चेंज मत कीजिए। वीड आउट करप्शन इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री इंटरफेस। उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी को क्लीन कीजिए। मेक पीस, नो राइट्स हैपन। कंट्री को बिल्कुल एकदम पीसफुल बनाइए, स्टेबल बनाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट विल बी इंपैक्टेड। मैंने वो बातें आपको बताई हैं जो पर्दे के पीछे की कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी है। और इन सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सा इनिशिएटिव लिया है इन्हीं सारे फैक्टर्स को मीट करने के लिए। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, राइट, कस्टम क्लियरेंस, इन सारे बातों को हमने क्या किया है? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विजन में इंटीग्रेट किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में क्रिएट किया है, वोकल फॉर लोकल किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की लगातार कोशिश की है। तो हमने हर एक फ्रंट पे इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने की कोशिश की है एज एन इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स। इस बात को लेके अब हम आगे चलते हैं। इस सब हर एक एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अपने कदम उठाए हैं। नाउ, क्या इतनी बातें जो हैं, क्या ये दिवा स्वप्न है? क्या ये पाइप ड्रीम है? क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी बहुत तरक्की कर ली है। बहुत से डेटाज पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इंडिया ने इस पे कितना ग्रोथ किया है, वो कौन कौन से एरियाज है जिसमें ऑलरेडी इंडिया ने छलांग लगा दी है। एक बार जरा हम देखते हैं। ये हमने एक कॉमन सा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ABB का ये स्टेटमेंट है इंडिया के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और इंडिया के पोटेंशियल को लेके। एक बार जरा इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितना है? इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2024 तक देख लीजिए। हमने यहाँ पे इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in gross domestic production in purchasing power parity terms measured at current prices।
2024 तक जो है ये हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इनफैक्ट द न्यूज़ इज ऑलरेडी देयर, वी हैव ऑलरेडी बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो हम हैं ही हैं। बट ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ न्यूज़ देखा था दैट यस वी हैव ग्रोन इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो ये प्रोजेक्ट किया गया है। होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग अगले 30 सालों का एक विंडो है जो न तो चाइना के पास है, न तो जापान के पास है, न तो साउथ कोरिया के पास है, किसी के पास ये विंडो नहीं है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, इंडिया का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया का, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। उसके अलावा अगर इसको आप देखेंगे तो इंडिया जो है प्रोजेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2024। आगे चलते हैं, इंडिया के अगर देखेंगे, इंडिया में ऑलरेडी हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है टू इंश्योर कि हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आए। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने दिए हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 4.0 में परफॉर्मेंस ओवरव्यू 2019। हमने हर एक एरिया में अगर देखा जाए तो इंडिया ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी बहुत अच्छा किया है, लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करें तो एक बार जरा देखेंगे, लगातार ये ग्राफ आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। ये क्या दिखाता है कि हमने ऑलरेडी ठान लिया है कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाएंगे। अगर हम मैरीटाइम ट्रेड की भी बात करें तो इंडिया में देख लीजिए इस तरीके से, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड टू मूव फ्रॉम द पैसिफिक टू द इंडियन ओशन रीजन। सी बोर्न कंटेनर ट्रेड में भी अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड लार्जली इन मैरीटाइम ट्रेड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये आप देखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और न्यूज़ आपको दिखाते हैं जो मेरे क्लेम को सब्सटेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से और क्यों इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पास न्यूज़ है, एप्पल अनाउंस्ड प्लान्स टू मेक इट्स लार्जेस्ट लेटेस्ट फोन मॉडल आईफोन 14 इन इंडिया। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री में, और इस तरीके से एप्पल ने ये अनाउंसमेंट किया है। एप्पल 14 का प्रोडक्शन जो है जो एक्सपेक्टेड है कंट्री में शिफ्ट होने वाला है, और ये पहले से भी प्रिडिक्टेड था, लेकिन अब ये जो है रियलिटी है। उसके अलावा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, ग्लोबल पैंडेमिक ने एक और बदलाव किया है। ग्लोबल पैंडेमिक के दौर में और चाइना में बढ़ते हुए लेबर कॉस्ट को देखते हुए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बहुत सी कंट्रीज ने अडॉप्ट की है। इसका मतलब यह है कि चाइना इज नो मोर अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट कर रही हैं, और इंडिया इज पॉइज्ड टू गेट दिस एडवांटेज, और इंडिया इस एडवांटेज को इनकैश कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडिया ने लगातार अपने ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव किए हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम खोना नहीं चाहते। चाइना प्लस वन पॉलिसी को देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना प्लस वन बीजिंग का हार्ड लाइन अप्रोच टू इरेडिकेटिंग द पैंडेमिक हैज लेड टू इंडस्ट्रियल लॉकआउट्स एंड लार्ज स्केल सप्लाई चेन डिसरप्शन। बीजिंग का हार्ड फास्ट बहुत स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल किया गया पैंडेमिक के टाइम में, उसने इंडस्ट्रीज को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया। इसके चलते अब कंट्रीज ने सोचना शुरू कर दिया है कि पैंडेमिक जैसे इंसिडेंट में ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है, इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, एंड दैट्स हाउ चाइना प्लस वन पॉलिसी केम इनटू पिक्चर, एंड वी आर गोइंग टू इनकैश दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ एडवांटेज इंडिया की अगर बात बोले तो इंडिया का ग्रोइंग डिमांड, मिडिल क्लास इनकम एंड यंग पॉपुलेशन जो है इंडिया का असेट है, अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा इंडिया कुड बी अ लीडर इन शेयर्ड मोबिलिटी बाय 2030। Focus is shifting from electric vehicles to reduce emission. Apart from that, in terms of investment, we are growing by leaps and bounds. In terms of policy support, yes, Government of India is giving a lot of policy support in every sphere. यहाँ पे देखें, India means business. Government approves major FDI policy reforms, boost to make in India and export sector, creation of large scale employment opportunities, especially benefit high value sectors like electronics and pharma. तो इस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ग्रोइंग टू ग्रो। तो इस तरीके से टीम अगर देखेंगे एडवांटेज इंडिया की अगर बात बोलेंगे, सो वी हैव एवरीथिंग राइट विच कैन मेक अस अ मार्केट लीडर, और इसी तरीके से हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट इन द रेंज ऑफ 6 to 7%,
हेडलाइन इन्फ्लेशन इन दैट मोर मॉडेस्ट देन एनी अदर इकोनॉमी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात बोलें, जीडीपी की बात बोलें, तो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन जो है दैट इज मोर मॉडेस्ट देन इन मेनी अदर कंट्रीज। अगर हम ग्रोथ की बात बोलें, ग्रोथ इज मच बेटर देन अदर कंट्रीज। उसके अलावा इंडिया इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग मेजर इकोनॉमीज दिस ईयर। तो और उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी ने पैंडेमिक के टाइम में भी अगर देखा जाए तो जहां कंट्रीज पूरी तरीके से डिसमेंटल और डिस्टर्ब हो चुकी थी, इंडियन इकोनॉमी वाज फेयरिंग बेटर देन अदर कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट की बात बोले तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है हमारा 400 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आई हैव गिवन यू ऑल द प्रेजेंटेशन जो ये बताता है कि इंडियन इकोनॉमी हैज एवरीथिंग to prove its leadership in manufacturing sector and become a manufacturing giant। इसके बाद से हम आपको फिर से मिलेंगे अगले बुधवार को एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।